मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम आज देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 46। कौन सी देखने वाले? क्लास 46 पढ़ने वाले अध्याय 25। कौन सा? आज अध्याय 24 तक पढ़ चुके हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 25 स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय 25 किससे संबंधित है तो देखते हैं। अध्याय 25 संबंधित है जांचों और विचारणों में साक्ष्य। किससे? जांचों और विचारणों में साक्ष्य से संबंधित है। जो जांच की गई है उसके विचारणों और जो साक्ष्य उनके विचारणों में क्या करें उन पर आधारित है। जांचों के साक्ष्य और विचारणों के साक्ष्य पर आधारित है। तो पहले देखते हैं का। तो किसमें क्या? साक्ष्य लेने और अभिलेखित करने का ढंग किसके आधार पर है कि जो साक्ष्य लिए गए हैं उनको क्या दस्तावेजीकरण या उनका क्या उनको लिखित करना, उसको क्या उनको हस्तलिखित करना, तो उनको तैयार करना, उनके बारे में बताया गया। पहले साक्ष्य लेने और उनके क्या अभिलिखित करने का ढंग, किस प्रकार से उनको अभिलिखित किया जाएगा, तो इसके बारे में बताते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 307। धारा 307 क्या कहती है? धारा 307 में क्या है? धारा 307 में है न्यायालयों की भाषा। किसकी? न्यायालयों की भाषा। तो न्यायालयों की भाषा इसमें क्या है? इसमें क्या कहती है न्यायालयों की भाषा? इसमें बताया गया है, ये जो धारा 307 है ये क्या बताती है? ये कहती है कि इसमें न्यायालयों को क्या है, जो राज्य सरकार है क्या, इसमें न्यायालयों की क्या होती? भाषा होती है। न्यायालय सभी न्यायालयों की क्या होती है? एक तो भाषा होती है। तो इसमें जो राज्य सरकार है, कौन? जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार वो क्या कर सकती है? राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी क्या हैं, जितने भी मतलब न्यायालय आते हैं, किसके? राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी न्यायालय आते हैं उनको यह शक्ति है, राज्य सरकार को यह शक्ति है कि वो क्या करे, वो उसकी क्या एक भाषा सुनिश्चित करे। कौन करे? राज्य सरकार क्या करे? भाषा सुनिश्चित करे। किसकी? जो राज्य के अंतर्गत क्या आते हैं, जो न्यायालय आते हैं, उस प्रत्येक न्यायालय की क्या करे? एक भाषा सुनिश्चित करे। कौन करे? राज्य सरकार। ये किसका काम है? राज्य सरकार का। तो इसमें ये भी बताया गया कि इसमें किसको? हाई कोर्ट को छोड़कर, किसको? हाई कोर्ट को छोड़कर या उच्च न्यायालय को छोड़कर क्या करें? उच्च न्यायालय को छोड़कर जो न्यायिक कार्यवाही होगी उसकी क्या होगी? एक मानकीकृत भाषा होगी। कैसी होगी? उसकी कैसी? एक मानकीकृत भाषा होनी चाहिए। कैसी? मानकीकृत भाषा होनी चाहिए। और ये मानकीकृत भाषा में संचालित होना चाहिए। और मानकीकृत भाषा को लागू करने का विषय किसका है? वो है राज्य सरकार का। वो किसके अंतर्गत है? वो राज्य सरकार। ये किसका अधिकार है कि राज्य सरकार क्या करे? मानकीकृत भाषा लागू करे। क्या करे? मानकीकृत भाषा लागू करे। कहाँ पे? न्यायालय में। कहाँ पे? न्यायालय में। क्यों? क्योंकि ताकि जो जहाँ के लोग हैं जो कहते हैं जहाँ पे वो कोर्ट है या जहाँ के हो, तो उन व्यक्तियों क्या है कि वहाँ की भाषा, कोर्ट की भाषा समझ में आए, ताकि मुजरिम क्या करे? समझ सके, ताकि उन्हें क्या हो? सुविधा हो भाषा समझने में। इसलिए क्या करे? राज्य सरकार क्या करे? मानकीकृत भाषा को लागू करे। क्या करे? मानकीकृत भाषा को लागू करे। तो इसमें ये बताया गया है। और क्या? मानकीकृत भाषा में ये संचालित होनी चाहिए। तो धारा 307 ये बताती है, ये अधिकार देती है किसको? राज्य सरकार को। किसका? कि न्यायालय में क्या भाषा लागू करने का अधिकार किसको देती है? राज्य सरकार को। तो इसमें ये है। देखते धारा 308। धारा 308 क्या कहती है? धारा 308 में क्या है? साक्ष्य। क्या? साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लाया जाना। किसकी उपस्थिति में? अभियुक्त की उपस्थिति। अभियुक्त मतलब जो कौन है? मुजरिम है, उसकी उपस्थिति में क्या किया जाए? जो कौन मुजरिम है उसकी उपस्थिति में क्या किया जाए? साक्ष्य को लाया जाए। जो भी साक्ष्य है वो किसकी उपस्थिति में होनी चाहिए? वो अभियुक्त की उपस्थिति में। तो ये क्या करती है? ये जो धारा 308 बताती है कि जो साक्ष्य प्रस्तुतिकरण होगा या जो साक्ष्य प्रस्तुतिकरण का जो दौर चल रहा होगा, जब साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे होंगे, तो उस टाइम में किसकी? अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अब की अभियुक्त की उपस्थिति होना क्या होना महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है या क्या है? जरूरी है। अभियुक्त की उपस्थिति होगी तभी क्या होगा? साक्ष्य प्रस्तुत होंगे। क्या होंगे? साक्ष्य प्रस्तुत होंगे। और ये कब? ये तब ऐसे जो क्या होते हैं? यौन अपराध होते हैं। क्या होते हैं? यौन अपराध के मामले होते हैं, उनमें क्या ये और जोर देती है। क्या करती है? उनमें और जोर देती है। और जो गवाह स्वरूप क्या होते हैं? जो गवाह होते हैं, जो कमज़ोर गवाह होते हैं, क्या होते हैं? कैसे होते हैं? जो कमज़ोर गवाह होते हैं उनको क्या विशेष रूप से किन में? जो नाबालिग होती हैं, जो क्या? जो नाबालिग लड़कियां होती हैं। कैसे? नाबालिग जो नाबालिग लड़कियां होती हैं उनके लिए आवश्यक सुरक्षा की ये क्या करती है? अनुमति देती है। क्या? आवश्यक
जो उनको आवश्यक, जो उनको सुरक्षा की ज़रूरत होती है वो क्या करेगी, सुरक्षा दी जाएगी, क्या करेगी, उनको सुरक्षा दी जाएगी। तो इसमें क्या है, जो साक्ष्य होंगे वो किसके, अभियुक्त के उपस्थिति में प्रस्तुत होंगे। और ये क्या, यदि कोई कैसा यौन अपराध है तो उसमें क्या, जो उसमें क्या है, जो कमज़ोर गवाह हैं या जो क्या है नाबालिग हैं, उनको, उनके लिए क्या अतिरिक्त सुरक्षा दी जाएगी। इसमें अतिरिक्त सुरक्षा का भी प्रावधान बताती है। देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 309। धारा कौन सी, धारा 309। धारा 309 में क्या है, समन मामलों में, किन में, समन मामलों और जांचों में अभिलेख। किसमें, जो समन मामले हैं उनकी जांचों के अभिलेख। तो इसमें क्या है, जो समन मामले में जिस टाइम, जो समन मामले के लिए जिस व्यक्ति समन से क्या, किसी व्यक्ति को किसके लिए, समन मामले में किसी व्यक्ति को गवाही के लिए, गवाही के लिए उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें क्या है, समन मामले और जो पूछताछ गवाहों के द्वारा गवाही को जो क्या हो, इसमें सही ढंग से क्या हो, दर्ज करने के महत्व पर जोर देती है। क्या, सही ढंग से, सही ढंग से दर्ज करने के लिए। किसके, ये जो समन मामले में जिस व्यक्ति को गवाही के लिए या किसके लिए बुलाया गया है पूछताछ के लिए, तो उसकी जो पूछताछ है, जो उसकी गवाही, उसको क्या सही ढंग से क्या किया जाए, दर्ज किया जाए। क्या किया जाए, दर्ज किया जाए। और यह किसकी, यह किसको ज्ञापन, यह किसको तैयार करने के लिए जिम्मेदारी होती है, यह किसके लिए जिम्मेदारी होती है, यह किसकी, यह जिम्मेदारी देती है किसको, मजिस्ट्रेट को। किसको, मजिस्ट्रेट को। यह धारा किसको, मजिस्ट्रेट को ये जिम्मेदारी देती है कि क्या हो, काम सही ढंग से वो क्या हो, अभिलिखित हो, क्या हो, अभिलिखित हो सही ढंग से। तो यह क्या रेखांकित करती है कि यह सुनिश्चित करती है कि सभी साक्ष्य कैसे हो, जितने भी साक्ष्य हुए हैं उनको सभी ठीक तरह से क्या, सभी साक्ष्यों को कैसे ठीक तरह से क्या किया, दर्ज किया जाए। क्या किया जाए, ठीक तरह से सभी साक्ष्यों को दर्ज किया जाए। और उनको, उनको जो केस है उसको, केस को भी क्या किया जाए, केस को भी उसमें शामिल किया, साक्ष्य के साथ में क्या, साक्ष्य प्लस में क्या, केस भी, जो केस है उस केस को भी क्या होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। तो ये धारा क्या बताती है कि जो गवाही, जो समन मामले में जिन व्यक्तियों की गवाही की या पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उन व्यक्तियों का जो भी गवाही या जो उनका पूछताछ है वो क्या होनी चाहिए, वो अभिलिखित सही ढंग से क्या होनी चाहिए, अभिलिखित होनी चाहिए। और इसका इसका किसके किसके द्वारा होनी चाहिए, वो किसके, मजिस्ट्रेट के द्वारा होनी चाहिए। किसके द्वारा होनी चाहिए, वो मजिस्ट्रेट के द्वारा होनी चाहिए। उसमें क्या हो रहा है, जो क्या है साक्षी हैं, जो उनके साक्ष्य हैं, उनके साथ क्या केस को भी दर्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केस को भी दर्ज होना चाहिए। तो ये 309 में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 310। धारा 310 क्या कहती है, धारा 310 में वारंट मामलों में, किन में, वारंट मामलों में अभिलेख। किस में, वारंट मामलों में अभिलेख। तो ये अभी क्या था, ये समन मामलों में था, अब तो किस में, वारंट मामलों में। तो वारंट मामलों में भी क्या, वारंट मामलों में क्या, वारंट मामले कैसे संज्ञेय अपराध होते हैं, कैसे संज्ञेय अपराध होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं। तो इनमें क्या, इनमें ये कहते हैं अभिलिखित हो गए, जो सामान्य अपराध होते हैं तो सामान्य पे चल जाता है। लेकिन इसमें क्या, इसमें ये भी है कि इसमें क्या, इसमें रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। क्या, इसमें रिकॉर्डिंग, जिस व्यक्ति को क्या बुलाया गया है उसको क्या, उसकी क्या रिकॉर्डिंग भी क्या है अनिवार्य है। वो किसी इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी क्या किया, रिकॉर्डिंग उसकी की जाती है। और ऑडियो और वीडियो को भी इसमें शामिल किया जाता है। क्या, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को भी शामिल किया जाए, जिससे क्या होता है, इसमें लचीलेपन की ये क्या अनुमति देती है। इसमें क्या, लचीलेपन की अनुमति देता है। ये क्या करता है, लचीलेपन की अनुमति देता है। और इसमें क्या होता है, एक साथ जितने भी साक्ष्य हैं उनको क्या, उन सभी को क्या एकत्र किए जाएं। क्या करें, सभी साक्ष्य को एकत्र करके उनको क्या, साक्ष्य को अखंड और प्रमाणित करने के लिए क्या, जो जितने भी साक्ष्य आए उनको क्या प्रमाणित करने के लिए, किसी प्रमाणित करने के लिए किसको, उसमें किसके द्वारा, जो मजिस्ट्रेट होगा उसके किसके, मजिस्ट्रेट के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। क्या, हस्ताक्षर होने क्या है, जरूरी है। किसके, मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होने जरूरी है। किसके, उनको सबूतों को क्या प्रमाणित करने के लिए कि हाँ मेरे सामने ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या ये साक्ष्य मिले हैं या ये साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं, ये चीज़ें हुई हैं। तो उस पर क्या हस्ताक्षर होने चाहिए। किसके, जो उस टाइम पे कौन, पीठासीन अधिकारी, किसके, मजिस्ट्रेट, जो भी पीठासीन अधिकारी उसके क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। अब देखते हैं धारा 311। धारा कौन सी, धारा 311। धारा 311 में क्या, सेशन न्यायालय, कौन, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणा में अभिलेख। किसके समक्ष, यह सेशन या किसके, सत्र न्यायालय, किसके, सत्र न्यायालय के समक्ष जो भी रिकॉर्ड करने के लिए ये प्रोटोकॉल है, क्या जो भी प्रोटोकॉल है उसकी क्या प्रक्रिया स्थापित करती है। किसके, जो सत्र न्यायालय के समक्ष जो भी क्या प्रक्रिया है उनको क्या करती है, ये उनको स्थापित करती है।
ये धारा कौन सी 311 स्थापित करती है। इसमें क्या जो दस्तावेजीकरण है उस विधियों को क्या लचीलेपन की क्या करती अनुमति भी देती है, और यह भी सुनिश्चित करती है क्या करती यह भी सुनिश्चित करती है कि जो साक्ष्य का जो वर्णनात्मक है, जो साक्ष्य जिस प्रकार से बताया गया है उसमें क्या प्रश्न वर्णनात्मक और क्या प्रश्न वर्णनात्मक और किस किस रूप में प्रश्नोत्तर के, जब तभी तो साक्ष्य होगा। जब ये क्वेश्चन करेंगे आंसर देगा तो प्रश्नोत्तर के उस रूप में भी क्या होना चाहिए, उनको दर्ज किया जाना चाहिए। किसमें वर्णनात्मक और प्रश्नोत्तर के रूप में भी क्या करना चाहिए, दर्ज करना चाहिए। इसको क्या इसको क्या और इसको रिकॉर्ड भी करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, इसको रिकॉर्ड भी करना चाहिए। और जो रिकॉर्ड के रूप में जो साक्ष्य की पुष्टि करने के वाले हैं, जो क्या जो रिकॉर्ड करके जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, तो उसको उसमें क्या होना चाहिए, उसमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। किसके, उसमें पीठासीन अधिकारी के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। किसके होने चाहिए, पीठासीन अधिकारी के उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये था 311। अब देखते हैं धारा 312। धारा 312 क्या कहती है, धारा 312 में साक्ष्य के अभिलेख की भाषा, किसके जो साक्ष्य हैं उनकी कौन सी भाषा होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताती है कि साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। तो इसमें जो जो न्यायालय है, न्यायालय में जो दर्ज साक्ष्य है उसकी क्या भाषा के बारे में दिशा निर्देश स्थापित करती है। जो न्यायालय में जो साक्ष्य स्थापित जो दर्ज होने हैं उनकी क्या भाषा को क्या करती है, निश्चित करती है। यह भी सुनिश्चित करती है क्या करती है कि उसमें जो क्या हो जो साक्ष्य उसमें क्या एक उचित भाषा का उल्लेख हो, क्या उचित भाषा का उल्लेख, या उचित भाषा में क्या हो जो प्रलेखन है वो क्या उचित भाषा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उचित भाषा में होना चाहिए। जबकि ये क्या हो, इसमें एक प्रावधान और भी है साथ में कि यदि किसी व्यक्ति को क्या पड़े उसकी आवश्यकता हो, क्या हो अनुवाद की आवश्यकता हो, तो उसका क्या अनुवाद भी किया जाए। क्या करे उसकी, यदि भाषा किसी व्यक्ति को नहीं समझ में आती है तो उसका क्या अनुवाद भी किया जाए। क्या किया जाए, अनुवाद भी उसका किया जाए। तो ये भी इसमें क्या शामिल है। अब देखते हैं धारा 313। धारा कौन सी, धारा 313। धारा 313 में क्या है, ऐसे साक्ष्य, क्या ऐसे साक्ष्य के रूप में होना, ऐसे साक्ष्य के पूरा होने पर उसके क्या संबंध में प्रक्रिया। जो ये साक्ष्य है, जो साक्ष्य क्या है जो अभिलिखित हो चुके हैं, और जो साक्ष्य क्या उनकी गवाही हो चुकी है, और जो क्या हस्ताक्षरित हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जो रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो क्या जो रिकॉर्ड किए जाने के बाद जो गवाह हैं, जो साक्ष्य हैं, उनकी क्या जो समीक्षा की गई है और उनका सत्यापन के लिए क्या करना चाहिए, जो प्रक्रिया है, जो क्या है जो प्रक्रिया है वो क्या स्थापित करती है, वो यह सुनिश्चित करती है कि गवाह जो क्या है जो गवाह होता है, जो क्या है जो गवाह क्या कर सके, जो अशुद्धियाँ हैं, जो अशुद्धियों का विरोध कर सके। क्या करे उसमें जो अगर कोई अशुद्धियाँ हैं तो उनका क्या करे विरोध कर सके, उनके अशुद्धियों के बारे में बता सके, और उनके क्या करे उन पे अपनी आपत्ति जता सके। क्या करे आपत्ति दर्ज करा सके, और यह रिकॉर्ड के क्या करे आपत्ति दर्ज करा सके। और उसको क्या जो वो है, यदि उसको ज़रूरत पड़े तो उसको उस भाषा में भी क्या किया जाए, जिस भाषा में उस व्यक्ति को समझ में आए उस भाषा में क्या करे उसकी व्याख्या प्राप्त कर सके। क्या करे उस भाषा में जो साक्ष्य हैं उनकी क्या करे व्याख्या प्राप्त कर सके। क्या करें व्याख्या प्राप्त कर सके। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।